हेलो, वेलकम टू लेगेसी। अभी हम चालू कर रहे हैं इंडियन थॉट्स फॉर बिजनेसेस। अगला यूनिट है फॉर बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके पहले के सारे यूनिट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, देख सकते हैं। ये जो नोट्स हैं इसको पढ़ने के लिए टेलीग्राम पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको ओपन करके देख सकते हैं। वीडियो देखेंगे, नोट्स एक बार रीड करेंगे, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो वापस से लेक्चर देख लेंगे, चैप्टर समझ भी हो जाएगा, याद भी आ जाएगा। जब इस लेक्चर को देख रहे हैं तो स्पीड में ना देखने देखने की कोशिश करें, शांति से देखें, एक एक करके पॉइंट्स सब खत्म हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ईयरफोन लगा लें ताकि किसी और चीज से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। हम देख रहे हैं इंडियन थॉट्स फॉर बिजनेसेस। इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट इंडिया का मतलब क्या हुआ, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले नहीं, कम से कम 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 साल पहले तक भी ऐसे एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं जो दिखाता है कि इंडिया एक हाई पॉइंट हुआ करता था फॉर ट्रेडर्स। अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में उस टाइम पर भी, एंशिएंट टाइम में इंडिया में होती थी। उस टाइम की क्या क्या बिजनेस स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज थी जो कि अडॉप्ट करी गई थी उस टाइम ट्रेड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, दिस इज द चैप्टर। Yo, welcome to the episode. Yo, guys, here with us. We got writer OP. सो लेट्स स्टार्ट। अभी इस चैप्टर को पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डिस्टिंक्शन समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में कई बार हम देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर का रेफरेंस और गुप्ता एम्पायर का रेफरेंस है। मौर्यन एम्पायर कौन सा है, जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने बनाया था, वो है मौर्यन एम्पायर, और दूसरा है गुप्ता एम्पायर। ये दोनों को क्यों रेफरेंस करा गया है, क्योंकि ये टाइम था जब ये पूरा अखंड भारत एक टाइम पे एक एम्पायर के अंदर लार्जली कंसोलिडेट हुआ था एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद भी कई सारे छोटे बड़े राजा आते रहे, लेकिन ये मेजर टाइम था जब बहुत बड़ा चंक ऑफ अखंड भारत एक साथ था इन दो एम्पायर्स के अंदर। लेकिन दोनों में कंफ्यूजन होता है लोगों के, मौर्यन एम्पायर कौन सा, गुप्ता एम्पायर कौन सा। तो मौर्यन एम्पायर वो है जो चंद्रगुप्त मौर्य जिसके राजा थे पहले, उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार बना, उसके बाद अशोक बना जिसने कलिंग की लड़ाई के बाद तलवार रख दी थी, लड़ाई करना छोड़ दिया था और बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, लेकिन मौर्यन एम्पायर के 500 साल बाद बना था गुप्ता एम्पायर। उसके लीडर कौन थे, चंद्रगुप्त थे। लेकिन चंद्रगुप्त कौन से हैं, ये वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, दूसरे चंद्रगुप्त है। उनका बेटा है सामू समुद्रगुप्त, और उनका बेटा है चंद्रगुप्त सेकंड। जो चंद्रगुप्त सेकंड है या दूसरे चंद्रगुप्त हैं, जो उनका पोता है गुप्ता एम्पायर के, वो बहुत बड़े राजा बने और उनके ही पीरियड में देखा गया कि इस पूरे गुप्ता एम्पायर में बहुत सारा साइंस, आर्ट, ट्रेड बहुत ज्यादा बड़ा। हम देखते हैं कि इंडिया ने जीरो की डिस्कवरी करी थी, जीरो दिया था पूरी दुनिया को, तो ये उसी टाइम पे दिया था। पाइप की डिस्कवरी हुई थी, सोलर ईयर क्या होता है, अलग अलग सर्जरीज, बहुत ज्यादा ट्रेड बढ़ा था और कई सारी यूनिवर्सिटीज बनी थी जिनको पूरी दुनिया मानती थी कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं लोगों को ज्ञान बना सेव करने के लिए और प्रोपागेट करने के लिए। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर के बीच में 500 साल का फर्क है। 20 साल में जनरेशन शिफ्ट हो जाता है, तो 25 जनरेशन बदल चुकी थी दोनों एम्पायर के बीच में, तो दोनों सेम तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आप बार बार यूज करेंगे हम इस पूरे चैप्टर में, सुनेंगे आप इस चैप्टर में, कि गिल्ड्स कुछ होते हैं। गिल्ड्स का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोग रहते थे जो कि अपने काम में पारंगत रहते थे और ये बिजनेस को फैसिलिटेट करते थे। एग्जाम्पल समझिए, आप समझ सुनते होंगे कि पुराने लोग हैं कि भाई ये गाना गाते थे, इनकी जो इनका पूरा एक ग्रुप हुआ करता था, उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चे हैं वो गाना ही गाते हैं। कुछ लोग होते थे जो बिजनेस करते थे, कोई पेंटर थे, कोई एक काम करते थे, तो वो अपने काम में बहुत पारंगत लोग होते थे। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं उस पर्टिकुलर काम में, उस पर्टिकुलर बिजनेस में। और ये क्या काम करते हैं, बैंकर का काम करते थे, ट्रस्टी का काम करते थे, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते थे अपने फेलो मेंबर्स को कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इनकी वजह से बिजनेस और अच्छे से हो पाता था। और स्टेट इनको, जो भी सरकार होती थी, जो भी राजा होता था, वो इनको और प्रमोट करता था ताकि वो अपनी तरह से चीजों को कर सकें, क्योंकि उनकी वजह से बिजनेस बढ़ता है। और वो चैरिटी भी करते थे, मंदिरों को पैसे भी दिया करते थे ताकि पूरी सोसाइटी का उनकी वजह से फायदा हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो पूरी इंडियन सोसाइटी में हम देखने वाले हैं कि एंशिएंट इंडिया में अलग अलग पोर्ट्स होते थे, अलग अलग मार्केट्स होते थे, अलग अलग चीजों के मार्केट हुआ करते थे, जैसे कि स्पाइसेस हैं, टेक्सटाइल है, कपड़े हैं, शिप मेकिंग हुआ करती थी इंडिया। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में शिप मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुआ करती थी, उसमें हम बहुत पारंगत हुआ करते थे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। इंडिया जो है वो ट्रेडिशनली बहुत रिच रहा है बिजनेस में, और कई सारे एविडेंस हमें मिलते हैं जो 5000 साल तक के भी मिलते हैं कि अलग अलग कंट्रीज से हमने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड भी करा है। इंडिया में कई सारी हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती थी और लोगों का जो बिजनेस एक्यूमेन है और प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। एंशिएंट टाइम में कई सारी स्ट्रेटजीज ऐसी बनाई और अडॉप्ट करी गई थी जो यूनिक स्ट्रक्चर के लिए थी इंडियन बिजनेसेस के लिए। अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो बिजनेस को और फैसिलिटेट करने के लिए अच्छी हुआ करती थी। उसमें से कुछ ऐसी हैं जो कि आज के टाइम में भी हम देखते हैं, जो आज भी उसके कुछ फॉर्म में चल रही हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। जो रोमन एम्पायर था उसके 100 साल पहले भी बिजनेस एम्पायर सक्सेस प्रेवलेंट थी, सक्सेसफुल थे बिजनेस एम्पायर। जो सोसाइटी है, जो लोग हैं सोसाइटी के, और जो स्टेट है, मतलब जो भी रूलर है, जो भी राजा है, वो अपना रोल प्ले करते थे, प्रोएक्टिव रोल प्ले करते थे बिजनेस को नर्चर करने के लिए। अलग अलग ग्रुप्स थे लोगों के जो कि स्पेशलाइज करते थे बिजनेस को फैसिलिटेट करने की, जैसे गिल्ड्स हमने देखा। और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थी जो कि सपोर्ट करते थे बिजनेस को इंडिया के अंदर। वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाते थे और जनरल रूल्स बनाते थे कि बिजनेस को किस तरह रेगुलेट करना है। इंडियन सोसाइटी में 3 मेन एक्टिविटीज थी। पहला था एग्रीकल्चर, किसानी, दूसरा है चीजों को मैन्युफैक्चर करना, और तीसरा था बिजनेस। इन तीनों ही एक्टिविटीज में जो बिजनेस है उसको ड्यू इंपॉर्टेंस दिया जाता था और माना जाता था कि अगर बिजनेस नहीं होगा तो जो पूरी सोसाइटी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो सभी लोग एक तरीके से अपनी स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर्स, अपने नेटिव विजन, कैरेक्टर के हिसाब से बिजनेस को प्रमोट करते थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम से एक बुक लिखी जो कि बताती है कि मेन गाइडिंग प्रिंसिपल किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का, जो भी राजा है, जो भी रूलर है, उसका ये काम है कि जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाइड जो इकोनॉमी है किस तरह रन करना है, एक्टिवली रन करना है, एफिशिएंटली रन करना है, प्रूडेंटली रन करना है और प्रॉफिटेबली रन करना है। मतलब तुरंत डिसीजन लेने हैं, वाइजली डिसीजन लेने हैं और विद पेशेंस, विनम्रता के साथ आपको डिसीजन लेने हैं ताकि बिजनेस बढ़ता रहे। इकोनॉमी एक सेंट्रल पॉइंट है पूरी इकोनॉमी के अंदर, ये बात अर्थशास्त्र में भी लिखी है। तो ट्रेड उस टाइम भी जरूरी था, इससे हमें ये पता चलता है। जो ट्रेड है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। जो सदर्न इंडिया है उसमें भी एग्रीकल्चर और क्राफ्ट के बाद बिजनेस को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी।
जो सोसाइटी और स्टेट है वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करते थे ताकि जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर सके, क्योंकि उससे बिजनेसमैन का भी और पूरी सोसाइटी का भी फायदा होता था। ठीक है, बिजनेस इन एंशिएंट इंडिया हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? हमने एचआरएम में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि आज की इंडियन सोसाइटी में बिजनेस को इतना अच्छा नहीं माना जाता। जो हमारी पिक्चर हुआ करती थी कुछ टाइम पहले तक, उसमें जो बिजनेसमैन वो विलन हुआ करता था, वो खराब आदमी हुआ करता था, वो करप्ट इंसान हुआ करता था, वो मजदूरों पर जुल्म करता था, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हुआ करता था। पहले टाइम पे बिजनेस और बिजनेसमैन को बहुत अच्छा माना जाता था। कई सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं 5000 साल पहले तक के भी, कि एक पूरा वास्ट नेटवर्क के थ्रू हमारा बिजनेस होता था। हड़प्पन ट्रेड रूट एक होता था जो रावी रिवर के थ्रू जाता था, जो मोहनजोदड़ो रिवर के थ्रू भी बिजनेस हमारा होता था। तो ये बड़ी बड़ी रूट्स होती थी जिसमें पूरा इंडियन ट्रेड डोमिनेट करता था। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के भी कई हमें एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि जो गुजरात का कच्छ है उससे बहरीन के कुवैत तक हम ट्रेड करते थे, तो यहाँ भी एविडेंस मिले हैं, उसके वहां भी एविडेंस मिले हैं। तो हम उस टाइम पर इतना ट्रेड करा करते थे। कई सारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि पहले पानी हुआ करता था और श्रेणी हुआ करता था। पानी मतलब आज की तारीख में जो पार्टनरशिप हम देखते हैं कि लोग साथ में आते हैं और पार्टनरशिप अपना कैपिटल लगाते हैं और बिजनेस करते हैं, एक डीड बनाते हैं, उसके साथ अपना प्रॉफिट शेयरिंग और रिस्क शेयरिंग करते हैं। और सरनी होता है कि कॉर्पोरेशन हम बनाते हैं। क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोगों के लिए कॉर्पोरेशन बनाई जाती है जो उनको सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है, उसे कहते हैं कॉर्पोरेशन। तो वो भी उस टाइम पे होकर जिसे हम आज की तारीख में कॉर्पोरेशन या कोऑपरेटिव बैंक या फिर निधि कंपनीज की तरह देखते हैं। तो उस टाइम भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिससे और बिजनेस बढ़ता था, जो कि हमने ऊपर देखा था मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में बहुत सारी पॉलिसीज और मैकेनिज्म ऐसे बनाए गए थे जिससे कि बिजनेस के लिए गाइडलाइंस बना दी जाए और सारी चीजों को सारी रेगुलेशन बना दी जाए और बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करा जाए। सब चीज साइंस में हो रही है कि नहीं। मौर्यन एम्पायर के टाइम पे 120 शिप हर साल इंडिया के एक पोर्ट से दूसरे इंडिया के पोर्ट से निकलती थी। मतलब इतना बिजनेस हुआ करता था इंडिया के अंदर। जो मैरीटाइम ट्रेड होता था, मतलब जो पानी से ट्रेड होता था, जो इंडिया के बाहर होता था, कब में, गुप्ता पीरियड के टाइम, मतलब उससे 500 साल बाद, उसमें भी वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया एक सेंट्रल फिगर हुआ करता था। चाइना, जापान तक इंडिया ट्रेड करा करता था। जो अलग अलग डिस्टर्बेंस होते थे इंडिया में, कैसे डिस्टर्बेंस, क्योंकि हम पर इन्वेजन होते थे, लोग हम पर इंडिया को कैप्चर करने के अलग अलग स्टेट्स में लड़ाइयां होती रहती थी। उस टाइम में भी इंडिया अपनी ट्रेड सुप्रीमेसी मेंटेन करके रखता था, क्योंकि अलग अलग जो पूरी दुनिया का ट्रेड था उसमें भी सेंट्रल पॉइंट जो हुआ करते थे वो इंडिया और चाइना इंडिया और चाइना ही हुआ करते थे। क्योंकि आज की तारीख में भी ऐसा ही धीरे धीरे होते जा रहा है कि इंडिया एंड चाइना ही पूरी दुनिया का 20 से 25 से 30%, 16 से 30% तो इंडियन में ट्रेड पूरा इंडिया और चाइना के थ्रू ही आज की तारीख में भी हो रहा है। तो पहले कितना होता था ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक अमेरिकन ऑथर है संदरलैंड, उन्होंने बोला कि इंडिया में क्या क्या बिजनेस होता था। तो हम अलग अलग, हम सिल्क की ट्रेडिंग करते थे, अलग अलग मसाले देते थे। मैंने बताया आपको ये शिप्स 120 से ज्यादा शिप इंडियन पोर्ट से निकलती थी। अलग अलग गिल्ड्स हुआ करते थे इंडियन के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर। तो लूम्स, लेनिन, कॉटन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स, पॉटरी, इस तरह की कई चीजों, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह की कई चीजों का ट्रेड इंडियन ट्रेडर्स करते थे। और लोग इंडियंस के साथ ट्रेड इसलिए भी करते थे क्योंकि जो इंडियंस थे वो बहुत अच्छे मर्चेंट्स, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छे बैंकर्स और बहुत अच्छे फाइनेंसर्स हुआ करते थे। अपनी वर्ड वैल्यू टाइम पे चीजों को पूरा करना, जो कह दिया उसे पूरा करना, ये इंडियन बिजनेस के कैरेक्टर में हुआ करता था। इसलिए इंटरनेशनल लोग भी प्रेफर करते थे इंडियंस के साथ ट्रेड करने के लिए। एक कैरेक्टर होता था उस टाइम के लोगों के अंदर। फिर जिस तरह हम देखते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है कि हमें ये करना है, इस तरीके से करना है, यूं करना है। एक नेशनल स्ट्रेटजी भी होती है और हर एक कंट्री की एक इंटरनेशनल स्ट्रेटजी भी होती है। उसी तरह एंशिएंट टाइम पे भी स्ट्रेटजीज बनाई गई थी उस टाइप के नेटिव लोगों ने, जो अपनी नेटिव नॉलेज के हिसाब से बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए थी। उसमें यूनिक फीचर ये था कि सिर्फ स्टेट, मतलब जो सरकार चला रहा है, जो रूलर है, वो नहीं, सोसाइटी भी अपना पार्ट प्ले करती थी बिजनेस को प्रोएक्टिवली और ग्रो कराने के लिए। इस स्ट्रेटजीज के फीचर्स क्या क्या होते थे? इन्होंने यूनिक सिस्टम बनाया था। स्ट्रेटजीज क्या क्या हुई हम देखते हैं। पहला हुआ कि प्रॉपर अटेंशन और एनकरेजमेंट दिया जाता था बिजनेस सेक्टर को। आज की तारीख में बिजनेसमैन को जैसा हमने ऊपर देखा उतना अच्छा नहीं माना जाता है बिजनेसमैन को। विजय माल्या को लोग जूते मारते हैं क्योंकि लोगों को लगता है फ्रॉड किया उसने। लेकिन पहले टाइम पे बिजनेस को प्रमोट करा जाता था। सिर्फ सोसाइटी या स्टेट उसको प्रमोट नहीं करता था, लोग भी प्रमोट करते थे अपने एक्शंस के थ्रू। और जो बाकी फील्ड्स हुआ करती थी उसमें कंटिन्यूस डेवलपमेंट को एनकरेज करा जाता था, जैसे कि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, जिसकी वजह से डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पर बिजनेस और बढ़ता था। लेकिन आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि दूसरी फील्ड्स में हम थोड़ा आगे हैं, इसरो आगे है, लेकिन बाकी इंडियन एजुकेशन उतनी आगे नहीं। तो आज की तारीख में हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, जिसकी वजह से हम ट्रेड डेफिसिट फेस करते हैं। लेकिन आप समझिए जब हम साइंस में, एजुकेशन में, सब चीज में आगे हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी में आगे हुआ करते थे, तब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे और इसलिए हम ट्रेड सरप्लस में हुआ करते थे उस टाइम पे। सारे एस्पेक्ट जो है ट्रेड की, उस पर अटेंशन स्टेट को देने का काम, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। अर्थशास्त्र है वो डिफाइन करता है किसी भी इकोनॉमी में 3 मेन इकोनॉमिक पिलर है, जिसमें से थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और बिजनेस। और उसके लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने हैं और उस डिपार्टमेंट का एक हेड बनाना है जिसको एंट्रस्ट करना है आपको इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए उस पर्टिकुलर एरिया की। जैसे कि आज की तारीख में गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बनाती है, ट्रेड की मिनिस्ट्री है, होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है। एक का काम है कि ट्रेड अच्छे से हो, उसके लिए सिक्योरिटी में इंश्योर करनी है। एक का काम है कि इंटरनेशनल जो भी ट्रेडिंग हो रही है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, उसको लोग फॉलो करें। तो इस तरह डिपार्टमेंट बना के, हेड बना के उसकी फंक्शनिंग अच्छे से हो सके, ये देखना है। एग्जांपल से देखते हैं। एक चीफ कंट्रोलर ऑफ स्टेट आपने बना दिया, स्टेट ट्रेडिंग बना दिया आपने। ये क्या करेगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लोकल और फॉरेन गुड्स का। जो भी इंडिया फॉरेन से गुड्स आ रहा है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सबके पास गुड्स है ताकि सबको बेच सके, पूरे मार्केट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो। फिर दूसरा है चीफ कंट्रोलर ऑफ प्राइवेट ट्रेडिंग। ये क्या रिस्पॉन्सिबल है कि जो मर्चेंट्स उसको असिस्ट करे, एक्सरसाइज करे कंट्रोल ओवर द मिडिलमैन और एनकरेज करे कि मार्केटिंग, ऑर्डरली मार्केटिंग हो रही है कि नहीं। फिर एक चीफ कंट्रोलर ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। आपको समझने की जरूरत है कि पहले रुपया नहीं हुआ करता था,
फॉरेनर्स जो होते थे वो अलग अलग करेंसीज में डील करते थे, तो क्या स्टैंडर्ड वेट रहेगा, क्या मेजर रहेगा, वो सबको मेजर करने के लिए भी एक चीफ कंट्रोल आपने लगा लिया कि वेट्स और मेजर्स कितने रहेंगे, किस बेसिस पर आपका ट्रेड होगा। तो सारे और उसके बाद नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड को। उस टाइम पे ये भी खतरे होते थे कि किसी ने आप पे हमला कर दिया, किसी ने, जब आप गुड्स को किसी जगह से किसी रूट से लेके जा रहे हो, किसी ने उसे कैप्चर कर लिया, तो उसके लिए एक फ्रंटियर ऑफिसर आपने लगा दिया जो कि सेफ्टी इंश्योर करता था। और अगर आप उस रोड से जब पास हो रहे हो तो आपके अगर कोई गुड्स का आपको नुकसान हुआ, ही विल मेक गुड द लॉसेस, मतलब आज के टाइम में जिसे इंश्योरेंस कहते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट उस टाइम पे था। अगर ट्रेडर ने किसी अपने गुड्स को लॉस करा, तो जो हेड्समैन है, जो विलेज का हेडमैन है, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको, उस ट्रेडर को कंपेंसेट करने के लिए। एक चीफ सुपरिटेंडेंट आपने लगा दिया जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि कोई भी प्रॉपर्टी का लॉस ना हो जब आप कम्यूट कर रहे हो, जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो किसी चीज का। दूसरी स्ट्रेटजी क्या हुई कि डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल टाउन, ट्रेड सेंटर्स, पार्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आज की तारीख में इंडिया की मेजर ट्रेडिंग सिटीज कौन कौन सी है, आज की तारीख में तो और बढ़ती जा रही है, लेकिन मेजरली कौन कौन सी है? दिल्ली है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है, मुंबई है। इसमें मुंबई आप और एक डाल दोगे। तो इस तरह की कमर्शियल सिटीज उस टाइम पे भी हुआ करती थी। उसके नाम क्या है? हड़प्पा हो गया, मोहिंजोदारो हो गया। यहाँ पे ये ज्यादातर वेस्टर्न इंडिया में हुआ करती थी क्योंकि ये ट्रेड ट्रेड रूट पानी से कनेक्टेड होते, पोर्ट सिटीज हुआ करती थी, इनको डेवलप करा जाता था। यहाँ पे अलग अलग इंटरनेशनल मर्चेंट्स आते थे और इंडिया एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया इनकी वजह से। कई सारी मेजर कमर्शियल सिटीज थी, जैसे कि आपने इनमें से कुछ का नाम सुना होगा। तक्षशिला का नाम हमने सुना है, मथुरा का, वाराणसी का, उज्जैन का नाम हमने सुना है। इनका नाम हमने क्यों सुना है? क्योंकि ये मेजर सिटीज थी, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, यहाँ पे इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेडर्स आते थे और ट्रेड हुआ करता था यहाँ पर। ठीक है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी, अर्थशास्त्र में लिखा गया कि द किंग शैल प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बाय सेटिंग अप ट्रेड रूट्स बाय लैंड एंड बाय वाटर एंड मार्केट टाउन्स और पोर्ट्स। ये राजा का काम है कि उसको ये सारी चीजें एनेबल करनी है। Trade routes should be kept free from harassment by courtiers, state officials, thieves and frontier guards and from being damaged by herds of cattle। मतलब ये स्टेट का काम है कि जो ट्रेड रूट है इसमें कोई चोरी ना हो, कोई हमले ना हो, उसके लिए गार्ड्स बनाए जाए और टाइम ना लगे, जल्दी ट्रेड हो सके, ट्रेड रूट स्मूथ हो, उसमें कोई ज्यादा टाइम ना लगे एक गुड्स को इधर से उधर ले जाने के लिए। ये स्टेट का काम हो करता था। इस तरह से और बिजनेस बढ़ता था। देन प्रमोशन ऑफ गिल्ड्स एंड मर्चेंट क्लासेस। गिल्ड्स हमने ऊपर देखा, एक यूनिक फीचर होता था इंडियन सोसाइटी का कि हम गिल्ड्स बनाते थे। एक पर्टिकुलर सोसाइटी रहती थी जो पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस में स्पेशलाइज्ड होती थी। ये और लोगों को बिजनेस करने के लिए हेल्प करती थी और स्टेट भी इनको पैटर्नाइज करता था। ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं जो कि स्टेट के पैटर्न से चलती हैं और ये बुद्धिस्ट टाइम के पहले से इन ऑपरेशन थी। कई सारे टाइप्स के गिल्ड्स देखे जाते हैं जो कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को यूज करते हैं और स्टेट भी इन्हें इफेक्टिव फ्रीडम देता था कि आप इंडिपेंडेंटली काम करिए। जो गिल्ड्स हैं वो बिजनेस को हेल्प करते थे। अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको ट्रेन करते थे अलग अलग वोकेशन में, चैरिटेबल और सोशल एक्टिविटीज के लिए। ये स्पेशलाइज नॉलेज रखते थे अपने फील्ड ऑफ बिजनेस के लिए और अपने बच्चों को भी सिखाते थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके जो बच्चे हैं यही काम करना, वो किसी और फील्ड में जा सकते हैं और अपना गिल्ड दूसरा उस पर्टिकुलर फील्ड का गिल्ड बना सकते हैं। तो सोसाइटी इस तरह ग्रो करती रहती थी। अगली स्ट्रेटेजी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम एंड रेगुलेशन। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि कोई एक स्टेट सारी चीजों को रेगुलेट करेगी, सरकार या जो राजा है वो बदलता रहता था। तो उस टाइम पे ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही होती थी। प्राइवेट सेक्टर ही मेजर रोल प्ले करता था इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। उसकी वजह से कंपटीशन रहता था और अच्छी क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लोगों को मिलती थी। नेसेसरी फ्रीडम तब भी दिया जाता था प्रमोशन और ऑपरेशन ऑफ बिजनेस के लिए, ताकि बिजनेस ग्रो कर सके। लेकिन इनफ सुपरविजन होता था स्टेट का कि वो रेगुलेट कर सके एक्टिविटीज कैसी हो रही है और अगर कोई रूल्स को वायलेट करे तो उसे पनिश भी करा जाता था। उसके बाद इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। एंशिएंट सोसाइटीज में एनकरेज करा जाता था, सपोर्ट करा जाता था द इनिशिएटिव्स ऑफ वेरियस काइंड्स एंड मैटर्स। जो इनोवेशंस है, जो पुरानी चीजों को छोड़ के नई तरीके से, बेटर तरीके से चीजों को करना है, वो शास्त्र के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू उसे माना जाता था। लड़ाई करने की जरूरत नहीं, आप किसी को शास्त्रार्थ कर लो, उससे बता दो कि ये जो मैं कह रहा हूँ आप ये पुराना तरीका गलत है, ये नया तरीका सही है, और उसे अप्लाई कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, जो गिल्ड्स हैं, ये अभी सुनने में अभी भी हमारे पास इफेक्टिव गिल्ड्स नहीं है। इंजीनियर्स क्या है? इंजीनियर्स एक पर्टिकुलर टाइप के काम को करने के लिए गिल्ड्स हैं, वो उस पर्टिकुलर फील्ड का गिल्ड है। वो एक पाथ ब्रेकिंग अप्रोच हुआ करता था उस टाइम पे, लेकिन आज की तारीख में हमारी सोसाइटी वो चीज नहीं है। ये जो कॉन्स्टेंट इनिशिएटिव है सोसाइटी और स्टेट का बिजनेस को और ग्रो करने का, इसकी वजह से इंडियन जो बिजनेस था वो इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी जा पा रहा था। इंडिया की जो ग्रोथ है इन ट्रेड वाज फैसिलिटेटेड बाय डेवलपमेंट अदर फील्ड्स। जो एक्टिविटीज हैं जो हेल्प करती है ट्रेड और कॉमर्स को, दे वर एनकरेज्ड बाय द स्टेट। नाउ अगली स्ट्रेटजी होती थी सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो वर्ल्ड है वो हमसे इंडियन प्रोडक्ट्स में ट्रेड करने के लिए क्यों प्रेफर करता था? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स थी उनकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर हुआ करती थी। इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर रहा है इन ट्रेडिंग, इन टेक्सटाइल, स्पाइसेस, स्टील, शिप बिल्डिंग फॉर मेनी सेंचुरीज। एडवांस लेवल ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज रखता था, जिसमें भी इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, जिसकी वजह से हम क्वालिटी अचीव कर पाते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि चाइना में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, वहाँ पे मशीन्स हैं, मैकेनिज्म है, तो वहाँ बिजनेस अच्छा हो रहा है। वैसे इंडिया में एंशिएंट टाइम में हो सकता था। फिर है कैरेक्टर एंड प्रिंसिपल इन बिजनेस। जो लोग जिनसे बिजनेस करना है जिनके साथ, उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी, उनका कैरेक्टर अलग होता था, वो जो बोलते थे उसे पूरा करते थे। अगर उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, भले वर्बली करा, उसे पूरा करते थे। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के जरूरी होता था और ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोग फ्रॉड नहीं करते थे और अपनी जबान रखने वालों के साथ लोग ट्रेड करना भी चाहते हैं, जो कि आज की तारीख में हम थोड़ा सा लैक करते हैं। दिस इज और इसीलिए यहाँ मोस्ट ट्रस्टवर्दी लोग थे बिजनेस करने के लिए और एक कोड ऑफ कंडक्ट सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म थे इंडियन सोसाइटी के अंदर ही कि अगर कोई फ्रॉड करेगा तो उसे इंडियन सोसाइटी पनिश करेगी, जिसकी वजह से लोग फेयरली ट्रेड करने की कोशिश करते थे। अलग अलग बुक्स थी उस टाइम की, जैसे कि अर्थशास्त्र है, तिरुकुरल है, कई सारी जैनिस टेक्स्ट हैं जिसमें फेयर प्रिंसिपल्स बताए गए हैं बिजनेस को करने के। उसमें से कुछ क्या है कि अगर कोई लोकली प्रोड्यूस चीजें हैं और जो
इंपोर्टेड गुड्स हैं, उन दोनों को ही आपको पब्लिक में बेचना है। ऐसा नहीं कि आप लोकल चीज़ों को यहाँ पे बेच दोगे और इंपोर्ट करी हुई चीज़ों को लोगों को पता ही नहीं चलेगा, या सिर्फ इंपोर्ट करी हुई चीज़ों को बेचोगे और लोकल चीज़ों को बाहर बेच दोगे। दोनों चीज़ों को एक साथ लाके पब्लिक को आपको अनेबल करवाना है। अगली बात, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो बफर स्टॉक्स आपको बिल्ड करके रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि अगर सप्लाई ज़्यादा तो आप खरीदना बंद कर दो। आपको बफर स्टॉक्स, भले मार्केट प्राइस आप ज़्यादा पे खरीदो, लेकिन आपको ज़्यादा खरीद के रखना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन ना हो जाए। फिर अगर शॉर्टेज हो रहा है तो स्टेट बेचेगा चीज़ों को। अगर कोई चीज़ की कमी हो गई है तो जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो स्टेट कंट्रोल आउटलेट्स पे बेची जाएगी, और जो मर्चेंट्स है उसने जो पहले स्टॉक बनाए जब सप्लाई ज़्यादा थी तो उसको उसमें से बिना प्रॉफिट मार्जिन चीज़ों को बेचना पड़ेगा, ताकि जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पीपल इन सोसाइटी है उनको भी नेसेसिटी की चीज़ें, जवार या खाने के ग्रेन्स, वो सब उन्हें मिल सके। फिर जो स्टॉक अनअकाउंटेड फॉर रह जाता था वो बेच दिया जाएगा, उसको सोसाइटी में उस पैसे को बांट दिया जाएगा। इस वजह से फ्रॉड नहीं हो पाता था। फिर अगर कोई ऐसी चीज है जो कि सोसाइटी को हार्म कर सकती है तो अगर आपने बहुत प्रॉफिट बना लिया तो उसको फोरगो कर दिया जाता था, उसको कैप्चर कर लिया, उसको स्टेट रख लेता था अपने पास, सोसाइटी में बांट दिया जाता था। उसके बाद अगर कोई गुड्स है जो कि कॉन्स्टेंटली डिमांड में है तो आप आर्टिफिशियल स्केर्सिटी उस टाइम पे क्रिएट नहीं कर सकते थे। मतलब उसका उसका सप्लाई कम कर दो तो डिमांड और बढ़ जाएगी, प्राइस और बढ़ जाएगी, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये आधा चैप्टर खत्म हो गया। लेट्स टेक अ ब्रेक। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। फोकस। अभी हम चालू करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ बिजनेस। स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस जैसे हम मॉडर्न टाइम में देखते हैं कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, एक बंदा बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप 2-3 लोग साथ में आके बिजनेस कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड बिजनेस, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, स्मॉल कंपनी 1% कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, एलएलपी है। उसी तरीके से उस टाइम पे भी अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहते थे, तो अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग और जो ओवरऑल सिस्टम रहता था, ये स्पेसिफिक रीजन रहता था कि एंशिएंट इंडिया में बहुत सारा बिजनेस ग्रो करता था। पहली चीज क्या हुई कि अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहते थे। एक होता था फैमिली रन बिजनेस और एक होता था इंडिविजुअल रन बिजनेस। ये तो आज भी होता है, लेकिन एंशिएंट टाइम पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के बिजनेस फॉर्म्स भी बनाए गए थे, जैसे कि जिसके स्पेसिफिक फीचर्स होते थे जो कि कुछ हमारे रिसेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, जैसे कि कॉर्पोरेशन। पहले कौन कौन से बिजनेस होते थे? गाना, पानी, हुगो, व्रता, समझा, निगमा, श्रेणी, इस तरह के कुछ। आपने, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे पानी है तो पानी मतलब लोग साथ में आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने डीड बना के रखा है, उसके बेसिस पर बिजनेस हो रहा है और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं जो हमारे पार्टनरशिप के साथ मेल खाता है। सैलरी मतलब कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक पर्टिकुलर टाइप या पर्टिकुलर एरिया के लोगों के लिए कॉर्पोरेशन बना दी गई, एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए कॉर्पोरेशन बना दी गई, उनके बेनिफिट के लिए वो सारा बिजनेस हो रहा है और उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स बना दिए गए, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से। तो इस तरह के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अलग अलग टाइप के बिजनेस के लिए होते थे। जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं ये सप्लाई करते थे लार्ज मार्केट्स को, और जो नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं कई सारे वो ऑर्गेनाइज रहते थे श्रेणी और मॉडर्न पीरियड ऑफ टाइम में। श्रेणी जो एक ग्रोइंग सेक्टर ऑफ बिजनेस था, इसमें अलग अलग गिल्ड्स और साथु हुआ करते थे, जो हमने गिल्ड्स ऊपर देखे, जो कि बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए हेल्प करते थे और वाइडर मार्केट में बिजनेस को लेकर जाते थे। दूसरी चीज क्या है कि जो रोल है स्टेट का और प्राइवेट सेक्टर का, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर ऐसा कभी भी नहीं था कि पूरा स्टेट या पूरा प्राइवेट सेक्टर पूरे मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। मॉडर्न पीरियड में भी क्या होता था कि ज्यादा सेंट्रलाइज्ड काम हुआ करता था, लेकिन जो गुप्ता पीरियड था उसमें लिबरलाइज फॉर्म था, उसमें प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हुआ करता था। पावरफुल सिटीज हुआ करती थी जिसको स्टेट कंट्रोल करता था, जैसे कि हड़प्पा। और अलग अलग किंग्स आए, अलग अलग गवर्नमेंट आई, अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हुए, लेकिन फिर भी ट्रेड जो था वो ग्रो होता रहा, क्योंकि स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का बिजनेस में रोल था। जो ट्रेड है उसे कभी भी पूरी तरह से स्टेट पे या प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ा नहीं गया, इन दोनों का रोल अलग अलग था। मौर्यन एम्पायर में जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो सिर्फ स्टेट कर सकता था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, लेकिन वहीं जब गुप्ता एम्पायर और जो लिकर है, माइनिंग है, फिशिंग है, ये प्राइवेट सेक्टर वाले लोग भी कर सकते थे, लेकिन जब गुप्ता एम्पायर आया तो ये लिबरलाइज हो गया, प्राइवेट लोग भी ये करने लगे। जो स्टेट और प्राइवेट मर्चेंट हैं ये दोनों ही लोकल और फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के अपना काम करते थे और ऑपरेट करते थे, जिसमें नेसेसरी फ्रीडम लोगों को दिया जाता था, सब्जेक्ट टू दी ओवरऑल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। आपको फ्रीडम है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर एक अथॉरिटी स्टेट के अंदर रहेगी जिसमें देखा जाएगा आप कोई गलत चीज तो नहीं कर रहे हो। अगर आपने गलत चीज करी तो स्टेट आपको पनिश कर सकता है या रेगुलेट कर सकता है। तीसरी चीज क्या है, जो स्टेट है वो प्लेयर होता था कुछ इंडस्ट्रीज में, जैसे कि मॉडर्न पीरियड में मोनोपोली थी कि मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ स्टेट कर सकता है, लेकिन वो स्टेट का काम सिर्फ प्लेयर का नहीं था, वो फैसिलिटेटर भी था, रेगुलेटर भी था और बेनिफैक्टर भी था ट्रेड में। वो अनेबल करता था कि गुड्स का मूवमेंट कैसे होगा, रेवेन्यू कैसे स्टेट को मिलेगा, मतलब टैक्स किस तरह स्टेट कलेक्ट करेगा और कितना करेगा, पब्लिक के वेलफेयर के लिए ट्रेड का काम हो रहा है, गाइडलाइंस क्लियरली बनाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएगा और उन डिपार्टमेंट्स का स्पेसिफिक पर्पस रहेगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी। ये मॉडर्न पीरियड में हमने देखा। जैसे हमने देखा चीफ कंट्रोलर ऑफ स्टेट ट्रेडिंग का हमने बनाया, जो कि देखेगा कि सेल ऑफ गुड्स किस तरह से हो रहा है, स्टेट की जहां मोनोपोली है उसमें टैक्सेस कैसे कलेक्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट किस तरह से हो रहे हैं। फिर चीफ कंट्रोलर ऑफ प्राइवेट ट्रेडिंग, इसमें ये इंस्पेक्ट करेगा कि वेट्स किस तरह से वेट सही से हो रहे हैं कि नहीं, जो ट्रेडिंग हो रही है वो फिक्स प्राइस के बेसिस पर हो रही है कि नहीं, जो प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करेंगे उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं करा जा रहा है, कलेक्टिव जो कलेक्टिव परचेसेस को प्रिवेंट कर रहे हैं कि नहीं, ताकि जो गुड्स हैं वन सोल्ड अगर आपके पास रह रहे हैं, अगर एक्सेसिव स्टॉक अगर कोई ब्रोकर अपने पास लाके रख रहा है तो उसको रोकने के लिए, उसको पिनलाइज करने के लिए ये कंट्रोलर लगा दिया आपने। फिर एक चीफ कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज लगा दिया, जो कि प्रिवेंट करेगा इंपोर्ट ऑफ यूजलेस एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जो जिसकी स्टेट को जरूरत नहीं है, लेकिन जो बेनिफिशियल चीजें हैं उसके लिए एग्जम्पशन या ग्रांटिंग ड्यूटी एग्जम्पन, जो हाईली बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स है कंट्री के लिए, उनके लिए आप एग्जम्पशन दे दोगे, और जो चीजें स्टेट को के लिए अच्छी नहीं है वो स्टेट में नहीं आने की, उसको प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल आपने लगा दिया। तो इस तरीके से उस टाइम पे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट और प्राइवेट सेक्टर एक साथ आते थे ताकि बिजनेस को फैसिलिटेट करा जा सके। दिस वाज द चैप्टर।
तो लेट्स रिवाइज। हमने क्या देखा कि मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर जो है वो बिल्कुल अलग अलग एम्पायर्स हैं, दोनों में 500 साल का फर्क है। गिल्ड्स क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं जो अपने खुद को ट्रेड इंडिविजुअल्स रहते हैं जो कि बैंकर ट्रस्टी का काम करते हैं और बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं और चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल चीजें भी करते हैं। उसके बाद इंडियन सोसाइटी, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में बिजनेस का एक बहुत बड़ा रोल हुआ करता था और विद टाइम, और ऐसा नहीं कि 100 साल 200 साल पहले तक, 5000 साल 6000 साल पहले तक भी ऐसे एविडेंसेस हैं जो कि प्रूव करते हैं कि इंडिया एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर था पूरी दुनिया की इकोनॉमी के अंदर। जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी उसमें उन्होंने इंडियन इकोनॉमी में जो 3 मेजर एक्टिविटीज की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो ट्रेडिंग है, उसको, उसमें जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, उसको एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ एनी इकोनॉमी बताया गया है। तो उन्होंने बताया कि जो स्टेट का काम है वो ये है कि इकोनॉमी को, जो डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, उसको एक्टिवली, इफेक्टिवली, प्रूडेंटली और प्रॉफिटेबली चलाना स्टेट का काम है, या अर्थशास्त्र में बोला गया है। बिजनेस जो एंशिएंट इंडिया में होता था वो इतना पुराना है कि जो गुजरात का कच्छ है उससे लेके बहरीन, कुवैत तक ट्रेड होता था, उसके मतलब सिर्फ नेशनल डोमेस्टिक ट्रेड नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रहा है, उसके भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। जो हड़प्पा है जिसकी रावी रिवर है, उसमें मोहनजोदारो तक हमारे पास एविडेंसेस है कि इतना बड़ा ट्रेड रूट इंडिया डोमिनेट करता था। इंडिया से किन किन चीजों का ट्रेड होता था? सिल्क का, मसालों का, 120 से ज्यादा शिप्स इंडियन पोर्ट से निकलती थी हर साल, और गिल्ड्स होते थे जो कि फैसिलिटेट करते थे बिजनेस को। ऐसा इंडिया मिला था ब्रिटिशर्स को जब वो इंडिया के अंदर आए थे। फिर अलग अलग बिजनेस स्ट्रेटजीज उस टाइम के लोगों ने बनाई थी, जिसमें सिर्फ ऐसा नहीं था कि स्टेट ने पॉलिसी बना दी है, स्टेट और सोसाइटी दोनों इस तरह से काम करते थे कि बिजनेस को प्रमोट करा जा सके, क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज का भी फायदा होता था। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती थी? पहली, कि बिजनेस सेक्टर को प्रॉपर अटेंशन, एनकरेजमेंट दिया जाता था, गिल्ड्स बना दिए गए, प्रॉपर अटेंशन दिया गया, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बना दिए गए लोगों के लिए, अलग अलग कंट्रोलर बना लिए गए, स्टेट ट्रेडिंग का, प्राइवेट ट्रेडिंग का, वेट्स एंड मेजर्स को चेक करने के लिए फ्रंटियर ऑफिसर बना दिया ताकि जो सेफ्टी है, जिस रूट से गुड्स ट्रैवल कर रहे हैं उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। दूसरी स्ट्रेटजी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा गया, स्पेसिफिक सिटीज बनाई गई जहां पे ट्रेडिंग हो सके, नेशनल और इंटरनेशनल लोग एक साथ आके वहां पे ट्रेड कर सके। एग्जांपल क्या हुआ? तक्षशिला, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, इस तरह की सिटीज। फिर प्रमोशन ऑफ गिल्ड्स एंड मर्चेंट क्लास, ये हमने गिल्ड्स देखा ऊपर क्या होते हैं, तो इनको प्रमोट करता था स्टेट ताकि और बिजनेस हो सके और बेटर तरीके, इनोवेटिव तरीके से बिजनेस हो सके। फिर सेल्फ रेगुलेशन, फ्रीडम एंड रेगुलेशन, जो स्टेट है वो बिजनेस करने के लिए लोगों को इनफ फ्रीडम देता था कि आप आपके तरीके से बिजनेस करिए, लेकिन सुपरविजन स्टेट करता था और पनिश करा जाता था अगर कोई रूल्स को वायलेट करता था तो। फिर इनिशिएटिव एंड इनोवेशन, यहाँ पे क्या होता था कि जो एंशिएंट इंडिया है उसमें नई तरीके से चीजों को करने के लिए एनकरेज करा जाता था और पुरानी चीजों को छोड़ के नई चीजों को करने से और बिजनेस बढ़ता था और इंडिया एक लीडिंग ट्रेडर बन गया इन चीजों की वजह से। फिर सुपीरियर गवर्नमेंट एंड प्रोडक्ट्स, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो ट्रेडर्स थे वो इंडियंस के साथ ट्रेड करना इसलिए प्रेफर करते थे क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी होती थी और जो कैरेक्टर रहता था लोगों का वो भी अच्छा होता था, जो कहते थे वो पूरा करते थे। ये इंडियन सोसाइटी के कैरेक्टर में चीज होती थी। ये कैसे हमें पता चलता है कि अलग अलग बुक्स और टीचिंग्स में ये चीजें लिखी गई हैं कि किस तरह से बिजनेस आपको अच्छे से करना है, उसकी हम चीजें देखें किस तरह से करते हैं। क्या क्या चीजें होती थी कि अगर कोई चीज लोकली बनी गई है या इंपोर्टेड है, वो सारी चीजें पब्लिक को बेची जाती थी। बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता था अगर एक्सेस सप्लाई है। अगर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है तो स्टेट आउटलेट से चीजों को कम प्राइस पर बेचा जाता था बिना किसी प्रॉफिट मार्जिन के। अगर स्टॉक आपके पास अनअकाउंटेड फॉर है तो उसको बेच के पब्लिक में पैसा बांट दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी चीजें सोसाइटी को हार्म प्रोवाइड करेगी तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट, भले आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो उसको फोरगो कर देंगे, स्टेट को कैप्चर कर लेगा, फिर उसको टेक ओवर कर लेगा। फिर अगर गुड्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली डिमांड में है तो वो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी आप क्रिएट नहीं कर सकते प्राइस को बढ़ाने के लिए, ये स्टेट देखता था। फिर अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर्स जो हम आज की तारीख में देखते हैं, पार्टनरशिप वैसा पानी हुआ करता था, जैसा हम आज की तारीख में देखते हैं कॉर्पोरेशन वैसा श्रेणी हुआ करता था। तो अलग अलग टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे उस टाइम के बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, और गिल्ड्स और अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स थे जो कि बिजनेस को और प्रमोट करने के लिए हेल्प करते थे। दूसरी चीज, जो स्टेट और प्राइवेट सेक्टर है वो दोनों ही इस तरह काम करते थे कि किसी की मोनोपोली नहीं है, दोनों अपने अपने सेक्टर्स में काम करते थे और काम इसलिए करते थे ताकि बिजनेस और इकोनॉमी और फ्लरिश कर सके। फिर जो स्टेट है वो सिर्फ प्लेयर नहीं था, वो फैसिलिटेटर, रेगुलेटर और बेनिफिक्टर सारी चीजें करता था। वो गाइडलाइन बनाता था, लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम करता था, अपने टैक्सेस भी कलेक्ट करता था और एनेबल करता था जिस रूट से गुड्स मूव हो रहे हैं वो सही टाइम पे मूव हो, जल्दी मूव हो और विद सेफ्टी मूव हो। उसके लिए उसने चीफ कंट्रोलर ऑफ स्टेट ट्रेडिंग बना दिया, चीफ कंट्रोलर ऑफ प्राइवेट ट्रेडिंग बना दिया, चीफ कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज बना दिया और उनको रेगुलेट भी करा। और हर राजा ने अलग अलग डायनेस्टीज बदली, अलग अलग गवर्नमेंट्स आई, अलग अलग लोगों ने रूल करा। ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया में एक सेंट्रल पॉइंट रहा जिसकी वजह से इंडिया सोने की चिड़िया बन पाया। दिस वाज द चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। देखिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।